आज हमने टॉपिक लिया है एनर्जी रिसोर्सेस। क्लासिक साइंस सीबीएसई बोर्ड का ये टॉपिक है। तो एनर्जी रिसोर्सेस 2 प्रकार के होते हैं, बायोमास, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये क्या है? तो ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है। कोल, न्यूक्लियर, ऑयल, नेचुरल गैस। तो ये सब्सटेंस बेस्ड भी है एंड ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमें हज़ारों साल आने वाले मिलने वाले हैं और वो हमेशा मिलने वाले हैं, तो इसको हम रिन्यूएबल कहेंगे। नॉन नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंसेस ऐसा है जो जनरली सब्सटेंस बेस रहेंगे और क्या होगा आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में ये जो सब्सटेंसेस है वो एग्जॉस्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी के लिए दूसरे अल्टरनेटिव ढूँढने पड़ेंगे। तो जो यूज़ ऑफ एनर्जी है, तो यूज़ ऑफ एनर्जी हम किसके लिए करते हैं? तो यूज़ ऑफ एनर्जी हम जो करते हैं, तो वो बहुत सारी हमारी जो दिन भर की जो ज़रूरतें हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी की मदद से ही हम वो ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल हम पेट्रोल हम गाड़ी चलाने के लिए, डीज़ल हम गाड़ी चलाने के लिए, विंड एनर्जी कपड़े सुखाने के लिए, नेचुरल गैस खाना पकाने के लिए, सनलाइट जो है इवन गाड़ी भी चलती है नेचुरल गैस पे, सनलाइट जो है तो उससे हम क्या होता है कपड़े सुखाते हैं या बहुत सारी चीज़ों को सुखाते हैं और उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं, ये सारे एनर्जी का। तो कौन-कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज़ होती है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज़ होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज़ होती है। उसमें भी बायोटिक और अबायोटिक ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज़ होती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज़ होती है। सब्सटेंस बेस्ड या प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज़ होती है। उसके बाद जो होती है हमारा जो पॉपुलेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से क्या है हमारा जो डिमांड है एनर्जी का वो क्या है? इट इज़ ऑन द राइज़। तो अभी क्या है कि फिलहाल जो भी सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, तो इसका स्टोरेज क्या है, तो थोड़ा-सा महँगा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो हमें एग्ज़ैक्टली सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी है, उसको हम सही से क्या कर नहीं पा रहे हैं, सही से उसका हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस है, तो ये सब्सटेंसेस कौन से है? वुड है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये क्या है? सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस है। तो ये क्या है? आने वाले दिनों में ये खत्म होने वाली है, तो इसकी वजह से क्या है? हमें इसका इस्तेमाल जुडिशियसली करना होगा। तो ये खत्म हो जाएगी, तो हमें इसका अल्टरनेटिव भी ढूँढने पड़ेंगे और इनका रीयूज़ पॉसिबल नहीं है। एक बार हमने यूज़ किया तो इसको हम वापस रीयूज़ नहीं कर सकते हैं और इनका अवेलेबिलिटी क्या है कि लिमिटेड है। इसकी वजह से भी हमें दिक्कत आ सकती है आने वाले दिनों में फॉर एनर्जी सोर्स। तो इट टेक्स थाउज़ेंड ऑफ इयर्स टू गेट रिप्लेनिश, तो इन्हें बनाने के लिए बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं या मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसको सही से यूज़ करना होगा। वुड जो है, तो वुड को सही से बनने के लिए तकरीबन 5 से 6 साल का टाइम लगता है। तो ये जो रिसोर्सेस है ये क्या है? तो ये बायोटिक रिसोर्सेस है एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी बायोटिक रिसोर्स नहीं है, वो एक अबायोटिक एनर्जी रिसोर्स है। जो भी हमारे कन्वेंशनल ये जो भी एनर्जी सोर्सेस है, ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी जो है हमने वो रिसेंटली हमने डेवलप किया है जिसकी वजह से हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो भी सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके हमें जो भी एनर्जी मिलेगा वो जनरली क्या होता है, वो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन क्या होता है इसका दूसरा फ़ायदा है कि रिलेटिवली चीप है, तो हम क्या कर मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ दीज़ आर रिलेटिवली चीपर और ये इन्फ्लेमेबल भी होते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को डैमेज भी होता है एंड प्लस पॉल्यूशन भी होता है। तो जब इसमें हम पावर जनरेशन करते हैं, तो इसमें हम थर्मल एंड एटॉमिक ऐसे 2 प्रकार है, तो इससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर, एटम्स तो ये क्या है, ये सारे हमारे एनर्जी सोर्सेस हो गए। एनर्जी रिसोर्सेज प्रोसेस बेस्ड, तो प्रोसेस बेस्ड में क्या आएगा सोलर एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो नेचुरल जो प्रोसेस है ये हमेशा चलने वाली है, परपेचुअल यानी हमेशा चलने वाली है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी ये एनर्जी ये जो सोर्सेस है हमें कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहने वाले हैं। इसका रीयूज़ भी हम कर सकते हैं, यानी आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आज यूज़ करने के बाद कल थोड़ी कम क्वांटिटी में मिलेंगे, दिस इज़ नॉट तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये इनका जो अवेलेबिलिटी है कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, तो आने वाले अनलिमिटेड समय के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन और वो ईज़िली अवेलेबल होती है नेचर में। तो जो भी ये जो भी प्रोसेस है सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, जियोथर्मल तो ये क्या है नेचुरल प्रोसेस है
और ये इससे जो भी एनर्जी निकलने वाली है, तो ये क्या है पॉल्यूशन फ्री है। तो इसमें वजह से क्या होगा एनवायरनमेंट हमेशा सेफ रहेगा। तो जो भी ये जो रिसोर्सेज़ है इसको हम नॉन कन्वेंशनल कहेंगे कि नॉन कन्वेंशनल यानी हमने अभी लेटेस्ट इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप की है रिसेंटली। इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहेंगे। तो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर दिस एनर्जी रिसोर्सेज इज एक्सपेंसिव यानी जो नॉन कन्वेंशनल जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हमने अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अभी क्या है इसके ऊपर रिसर्च चालू है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी ये टेक्नोलॉजी है तो ये फिलहाल तो क्या है एक्सपेंसिव है। तो लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में क्या है कि ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो ये हमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो इसमें भी हम 2 टाइप के एनर्जी रिसोर्स करते हैं एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो 2 प्रकार के हैं, वो एक है थर्मल एंड दूसरा है काइनेटिक। जैसे हाइड्रो एंड विंड की अगर बात करें तो इसमें हम काइनेटिक का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल में क्या करते हैं बायोमास है, तो बायोमास में क्या करते हैं हम इसको थर्मल यानी उसको जलाते हैं। इसके एग्जांपल है सन है, विंड है, वाटर है, टाइड्स है, ओशियन की, हीट फ्रॉम द अर्थ का इंटीरियर है। तो ये हमारे ऐसे एग्जांपल है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज पावर जनरेशन में हम हाइडल पावर का यानी वाटर पावर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्मल पावर यानी इसमें क्या करते हैं हम कोई सी सब्सटेंस को जलाते हैं। एटॉमिक पावर में हम क्या करते हैं न्यूक्लियर का फिशन करते हैं यानी कि अलग न्यूक्लियर को जब डिसइंटीग्रेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जियोथर्मल यानी अर्थ के कोर में बहुत सारी हीट है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं जियोथर्मल में। और काइनेटिक एनर्जी जब भी पानी है या हवा है अगर वो बहती है तो उसमें जो भी काइनेटिक एनर्जी है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हाइडल पावर है, तो इसका हम बहते पानी का काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर में हम एटम का जो भी न्यूक्लियस है उसका डिसइंटीग्रेशन करते हैं। एटॉमिक पावर थर्मल पावर में क्या करते हैं हम सब्सटेंस जलाते हैं। एटॉमिक पावर में क्या करते हैं जो भी हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करते हैं। और जियोथर्मल में अर्थ के सरफेस में क्या है बहुत सारी हीट है तो उसका हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विलेज में जाएँगे तो हमें ये वुड स्टोव क्या है सब जगह में ऑलमोस्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ वुड बहुत ईज़िली अवेलेबल रहता है। कोल भी क्या है बहुत सारी जगह में कोल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है और चीप भी है। तो अगर हम वुड की बात करें तो बहुत सारे इंडिया के विलेजेस में जो वुड स्टोव है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर द कुकिंग पर्पज़। जो कोल होता है तो कोल जो भी प्लांट या एनिमल जो ज़मीन के अंदर बरीड हो गए फॉर सम मूवमेंट अर्थ के मूवमेंट की वजह से, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन पे बहुत सारा प्रेशर और हीट आ गया। उनमें प्रेशर आ गया और उससे हीट जनरेट हो गया और उसके वजह से क्या हो गया कि जो भी सब्सटेंस पीछे रह गया तो उसका नाम था कार्बन। वही कार्बन जो है आगे जाके कन्वर्ट होके उसमें कोल में कन्वर्ट हो गया। कोल की उसमें कार्बन की कितनी क्वांटिटी है उसके एज़ पर दैट अलग-अलग एग्ज़ैक्टली कोल का ये क्लासिफ़िकेशन होता है। जो लो क्वालिटी कोल होता है उसको कुकिंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो वहाँ जहाँ कोल का क्वालिटी बहुत अच्छा है या जिसको कोक है, तो कोक में भी क्या होता है हाई क्वांटिटी एंड हाई क्वालिटी का कार्बन रहता है, जिसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री और पावर जनरेशन में करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज उसमें मिनरल जो ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी मिनरल ऑयल हम निकालते हैं जिसको हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल भी कह सकते हैं। तो ये पेट्रोल या डीजल का फोटो है क्योंकि क्रूड ऑयल क्या होता है तो क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का होता है। तो एनर्जी रिसोर्सेज सब्सटेंस बेस्ड ये क्रूड ऑयल का फोटो है। तो क्रूड ऑयल के जो भी वेल होती है उसके ऊपर हमें नेचुरल गैस जो है वो आसानी से मिलती है। तो नेचुरल गैस हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जैसे कोल बनता है अर्थ के मूवमेंट से वैसे ही क्या बनता है तो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल बनता है। तो मिनरल ऑयल जो होता है तो वो पेट्रोलियम ऑयल या क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल तीनों एक ही आइटम है। तो मिनरल ऑयल जो है वो हमें अर्थ के सरफेस में मिलता है और उस वो ओशियन फ्लोर जो होता है ओशियन फ्लोर में भी हमें क्या मिलता है तो मिनरल ऑयल मिलता है। तो जो भी मिनरल ऑयल होती है तो जनरली उसके ऊपर क्या मिलता है तो वो हमें रिजर्व मिलते हैं नेचुरल गैस के। तो नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल जनरली एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जहाँ भी मिनरल ऑयल होता है तो वो क्या है लिमिटेड नेचर में है यानी कि वो एग्जॉस्टिबल है। अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको वापस रीयूज़ नहीं कर पाएँगे यानी कि आने वाले दिनों में उनकी जो क्वांटिटी है वो कम-कम होने वाली है। तो ऑयल जो है वो एक ग्रेट डिमांड में है। इसकी वजह से क्या होता है ग्रेट डिमांड में होने के कारण उसकी कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है।
जो मिनरल ऑयल है उसको ब्लैक गोल्ड ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि उसका कलर जो होता है वो ब्लैकिश होता है और इसका इस्तेमाल हम थर्मल पावर स्टेशन में करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बायोगैस जो है, तो बायोगैस क्या है हमारा एक सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स कह सकते हैं और ये लैंडफिल है, तो जो भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है घर में, तो वेस्ट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बायोगैस की, तो बहुत सारे जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल निकलते हैं या प्लांट जो फीसेस ऑफ एनिमल है या डेड लीव्स है या शेल्स है, घर में जो भी अगर हम कुकिंग वगैरह में जो भी शेल्स वगैरह निकलते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं। तो उस बायोगैस का इस्तेमाल हम कुकिंग, हीटिंग वाटर, देन लाइटनिंग लैंप्स, प्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग द अप्लायंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट होम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत सारे फार्मर जो है, तो उन्होंने अपने प्लांट में क्या लगाया है, फार्म में बायोगैस का प्लांट लगाया है, जिसकी वजह से जो भी उनकी डोमेस्टिक एनर्जी या पावर की नीड है, वो उसके फुलफिल करते हैं। तो एनर्जी जो है, वो वेस्ट मटेरियल से भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत बड़े सिटीज़ की बात करें, तो सिटीज़ में क्या होता है, डेली बेसिस पे बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, वो निकलता रहता है। तो बड़ी सिटीज़ में वेस्ट डिस्पोज़ल क्या है मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम इस ऑर्गेनिक वेस्ट को सही से सेग्रीगेट करें और तो उससे क्या होगा, उसके डिकम्पोज़िशन से जो भी गैस जनरेट होगी, तो उस गैस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं या पावर जनरेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो भी गैस डिराइव होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। इसकी वजह से फ़ायदा क्या हो गया, आने वाले जो भी दिन है, तो इसमें क्या है, हमारा जो भी वेस्ट डिस्पोज़ल का जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और दूसरा क्या है कि जो भी हमारे पास पावर क्राइसिस रहता है, एनर्जी क्राइसिस रहता है, दैट आल्सो कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। तो बहुत सारी जो सिटीज़ है, उससे वजह से क्या हो जाएगी, सेल्फ रिलायंट हो जाएगी इन देयर पावर रिक्वायरमेंट एंड प्लस जो भी वेस्ट डिस्पोज़ल का जो भी प्रॉब्लम है, दैट दैट आल्सो विल बी सॉर्टेड आउट। तो ये जो इससे जो गैस निकलती है, इसको बायोफ्यूल ऐसा भी कहा जाता है। तो बायोफ्यूल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, उससे जो भी गैस निकलती है, उसको बायोफ्यूल ऐसे भी कह सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक जो भी हमारे डेड प्लांट है या डेड एनिमल्स है या एनिमल वेस्ट है, इससे क्या होता है, ये हमें एनर्जी डिराइव कर सकते हैं इससे आसानी से। हम क्या देखेंगे, तो एटॉमिक एनर्जी देखेंगे। तो एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट है लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, तो इससे क्या कर सकते हैं, तो इस एलिमेंट से हम बहुत ज़्यादा इसके जब भी न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत कम क्वांटिटी में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर इनके हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी का यूरेनियम या थोरियम है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल की एनर्जी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ है कि जिनके पास एटॉमिक एनर्जी की फैसिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान, यही कंट्री है कि जिनके पास क्या है, एटॉमिक एनर्जी की फैसिलिटी है। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम को अगर हम बर्न करते हैं या यूज़ करते हैं, तो इससे जो भी हमें पावर मिलेगी वो इक्विवेलेंट रहेगी 10,000 टन्स ऑफ कोल। तो 1 टन कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। यानी बहुत सारा कोल जलाने के बावजूद हमें जितना एनर्जी मिलेगा, तो उसके कंपेयर में हम सिर्फ ओनली 1 के किलोग्राम यूरेनियम को ही अगर यूज़ करेंगे, तो हमें बहुत सारा एनर्जी उतना एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है, तो एनर्जी रिसोर्सेज में अभी हम क्या करेंगे कि नॉन कन्वेंशनल जो है या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, उसकी बात करेंगे। तो ये जनरली क्या होता है, ये अबायोटिक होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से हमें नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, कम से कम पॉल्यूशन होता है और ये इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये हज़ारों साल हमें मिलने वाली है। तो हमारा पॉपुलेशन है वो या अर्बनाइजेशन है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो भी डिमांड है एनर्जी का, वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से हमें क्या है, किसी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये जो भी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, वो क्या होता है, हमें हज़ारों साल मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर हम सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी सोर्सेस की बात करें, तो ये आने वाले 100 से 500 सालों में क्या होने वाले हैं, ये खत्म होने वाले हैं, ऑल द सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस। जिस प्रकार से अभी हम करंटली ये सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि हम 500 साल से ज़्यादा ये एनर्जी रिसोर्सेस यूज़ कर पाएँगे। तो इसकी वजह से हमें क्या है, आने वाले जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव हमें
ढूँढ के रखना पड़ेगा। तो हाइडल पावर क्या होता है? हाइडल पावर में हम क्या करते हैं, जो बहता हुआ पानी है, तो फ्लोइंग वाटर का हम इस्तेमाल करके, उसके स्पीड का इस्तेमाल करके हम एनर्जी जनरेटर में क्या करते हैं, जनरेटर को घुमाते हैं और जनरेटर को घुमा के हम उसको एनर्जी डिराइव करते हैं। तो हम इसमें जो भी पावर डिराइव करते हैं, वो यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, हाइडल पावर में कोई भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता है। इसकी वजह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी कह सकते हैं। और जो भी हम पावर जनरेशन में वाटर यूज़ किया है, उसको हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है पंजाब में, कोयना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, तो ये क्या है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इंडिया के। तो अभी नाउ-ए-डेज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं अप टू 800 किलोमीटर विदाउट एनी ट्रांसमिशन लॉस। लेकिन अगर हम 800 किलोमीटर से आगे अगर उसको लेके जाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांसमिशन लॉस होगा ही होगा। तो एनर्जी रिसोर्सेज़ में अगर हम अभी देखेंगे विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी में क्या होता है कि विंड यहाँ से आएगी और ये टरबाइन जो है, इस टरबाइन को घुमाएगी। तो तो जो मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, तो ये हज़ारों साल से विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है फॉर द जनरेशन ऑफ द पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल बोट्स हम पहले से बहुत हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि एनर्जी जो सोर्सेज़ है, तो ये विंड एनर्जी का हम इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए करते हैं। तो अगर पावर जनरेशन हमें करना है, तो विंड का स्पीड मिनिमम 40 टू 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर इसकी वजह से क्या होता है, ये इस हवा की वजह से ये जो टरबाइन है, तो टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जनरेटर है, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये एनर्जी हम एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक यूज़ में और इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये विंड मिल इंडिया में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ऐसी बहुत जगह में क्या है, ये इरेक्ट किया है। तो सोलर एनर्जी जो है, तो जो भी हमारे पास इंडिया का टॉरिड ज़ोन है, तो इंडिया में क्या होता है, बहुत जगह पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है और बहुत समय के लिए भी मिलता है। तो इसलिए इंडिया कैन ईज़िली यूज़ द सोलर एनर्जी। तो सन से हमें हीट भी मिलती है एंड लाइट भी मिलती है। तो इंडिया टॉरिड ज़ोन में आने के कारण क्या होता है, हमें बहुत सारी सनलाइट और सन हीट मिलती है। तो सोलर पावर एनर्जी डिपेंड करती है कितनी इंटेंसिटी की आपके पास सनरेज़ आ रही है और कितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास सनशाइन आ रही है। तो अगर डिवाइसेस कौन-कौन से हम रन कर सकते हैं सोलर एनर्जी पे, जैसे कुकर से, लैंप से, हीटर से, व्हीकल से। ये बहुत सारे ये डिवाइसेस हैं, हम उस पे रन कर सकते हैं। तो अगर सोलर पावर प्लांट की बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साकरी है धुले महाराष्ट्र में, तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम सोलर पावर प्लांट हमने वहाँ खड़ा कर दिया है। तो साकरी जो है, तो धुले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्लांट का। तो टाइडल एनर्जी क्या है? तो टाइडल एनर्जी यानी कि टाइड जब अप डाउन करेंगे या ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करेंगे, उसकी वजह से क्या करेंगे, तो जो पानी का जो भी काइनेटिक एनर्जी है, उसका कन्वर्जन करके हम यहाँ से क्या करेंगे, जनरेटर जो है, तो जनरेटर को घुमाएँगे और हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ट्रांसमिशन लाइन में पास कर देंगे। तो जो सी वेव्स होती है, उनकी जो टाइड्स है या वेव्स है, वो कंटीन्यूअसली चलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका स्पीड और इनका फ़ोर्स ऑफ वेव्स का इस्तेमाल करके हम एनर्जी डेवलप करेंगे। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वाटर के पास, उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। और ये जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, वो क्या है, पॉल्यूशन फ्री भी है और एवरलास्टिंग है। यानी कि ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है एंड रिन्यूएबल है। तो ये फिलहाल ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महँगी होने के कारण इसमें ये रिसर्च चालू है इंडिया में। और आने वाले दिनों में आई एम श्योर कि हम बहुत जगह में ये एनर्जी जो प्रोजेक्ट है, टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट, हम बहुत जगह में हम देख सकते हैं आसानी से। तो जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ होती है, अर्थ सरफेस में क्या होता है कि बहुत सारा हीट होता है। तो जैसे यहाँ अर्थ सरफेस में अगर 32 मीटर नीचे जाएँगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके हम जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मणिकरण एक एरिया है हिमाचल प्रदेश, इंडिया में, तो वहाँ ऑलरेडी जियोथर्मल प्रोजेक्ट लगाया गया है। और ये क्या है, कंटीन्यूअसली हमें ये एनर्जी मिलेगा और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। एंड ये पॉल्यूशन फ्री में भी है, यानी एवरलास्टिंग है, यानी हमें ये एनर्जी हज़ारों साल मिलने वाली है। तो अभी फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी महँगी है, एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से इस पे ऊपर रिसर्च चल रही है और आने वाले दिनों में बहुत जगह में जहाँ-जहाँ जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है, वहाँ इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करके जो भी एनर्जी यहाँ मिल रही है, वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेट कर कर सकते हैं।